आज के लेक्चर का टॉपिक है उदारवादियों की मांगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ के 20 वर्षों में वार्षिक अधिवेशनों में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए तथा ब्रिटिश सरकार का ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित कर प्रशासन में सुधार करने की मांग की गई। उसमें प्रथम पॉइंट आता है राजनीतिक मांगे। प्रशासन व्यवस्था में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी हो, विधायी परिषदों में सुधार, केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार किया जाए, उनमें सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या में कटौती की जाए, निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए तथा मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए। वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे करदाता का बोझ कम हो। अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पर न डाला जाए। सैनिक खर्च में कम कटौती हो। भू राजस्व कम किया जाए तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भू राजस्व दर की स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया जाए और इसे 20 से 30 वर्षों तक न बढ़ाया जाए। भारतीय जनता की दशा सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जाएं, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए, औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधा दी जाए, सफाई में सुधार के लिए अधिक अनुदान दिया जाए इत्यादि। 1886 ईस्वी में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिल के विस्तार और उनमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो मांग उठी वह हर अधिवेशन में अधिक मजबूती के साथ दोहराई जाती रही। दूसरे अधिवेशन के प्रस्तावित प्रस्ताव थे, काउंसिल में आधे प्रतिनिधि निर्वाचन से आए। सेकंड, यह निर्वाचन सीधा न होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, अर्थात इसमें नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार मंडल, स्थानीय मंडल और स्थानीय काउंसिल में निर्वाचित किया जाए। स्थानीय काउंसिल के माध्यम से केंद्रीय काउंसिल में किया जाए। तीसरे अधिवेशन में इसी प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए। चौथी अधिवेशन में सर्वाधिक जोर इस बात पर डाला गया कि विधान परिषदों को जहां तक संभव हो उतना बढ़ाया जाए, उनमें उनसे के नानाविध हितों का प्रतिनिधित्व हो जाए। 1889 ईस्वी के 5वें अधिवेशन में 21 वर्ष के प्रत्येक भारतीय को मताधिकार देने की बात उठाई गई। इस प्रकार हर अधिवेशन के साथ राजनीतिक मांगों से संबंधित प्रस्ताव महत्वपूर्ण बनते चले गए। सेकंड पॉइंट पे देखें तो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग। उदारवादी नेता आधुनिक नागरिक अधिकारों जैसे भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि के प्रबल समर्थक थे। जब कभी भी सरकार ने इन अधिकारों को सीमित अथवा नियंत्रित करने का प्रयास किया, तभी उदारवादियों ने जोरदार ढंग से इन अधिकारों के बचाव की दलीलें दी। 1878 ईस्वी में पारित प्रेस अधिनियम का उदारवादियों ने तब तक विरोध जारी रखा जब तक कि सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त नहीं कर दिया। 1880 to 90 ईस्वी के दौरान जब सरकार ने समाचार पत्रों की आलोचना करने के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया, तब 20 उदारवादी नेताओं ने सरकारी प्रयासों का जोरदार विरोध किया था। फिरोज शाह मेहता प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम के पत्र में लिखा कि यदि वर्नाकुलर प्रेस का कार्य शासन को अनुत्तरदायी दिखाई देता है तो यह अनुत्तरदायित्व सरकार के नियमन एवं पंजीकरण द्वारा भी बना रह सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता का दमन भारत में नवपल्लवित स्वतंत्रता के विकास को अवरुद्ध कर देगा। इससे प्रशासन को संचार के एक महत्वपूर्ण साधन से वंचित रहना पड़ेगा और इससे जन प्रतिक्रिया की सही जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी। यदि प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किसी व्याप्त विरोध को दबाने में प्रयुक्त किया जाता है तो वह उचित नहीं होगा। उन्होंने भारत सरकार को आगाह किया कि वह ऐसी किसी नीति का अनुसरण न करे। थर्ड पॉइंट पे अगर हम देखें तो संवैधानिक सुधार और स्वशासी सरकार की मांग की गई। यद्यपि उदारवादी एवं स्वशासी सरकार की मांग में विश्वास रखते थे, परंतु इस दिशा में उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। वे धीरे धीरे इस मंजिल की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे। प्रारंभ उन्होंने विधान परिषदों के विस्तार और विभिन्न सुधार के माध्यम से भारतीय सरकार को
भारतीय जनता को सरकार में अधिक हिस्सा देने की मांग की। इसके बाद उन्होंने विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि करने की मांग की ताकि बजट पर बहस की जा सके और प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हो। 1905 ईस्वी तक इस संबंध में नियमित रूप से प्रस्ताव पारित किए जाते रहे। नेक्स्ट 4th पॉइंट है सेवाओं के भारतीयकरण की मांग। उदारवादियों का मानना था कि विभिन्न प्रशासकीय एवं वित्तीय बुराइयों को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिक से अधिक भारतीयों को सिविल सेवाओं में भर्ती नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही अपने अध्यक्षीय भाषण में उमेश चंद्र बनर्जी ने कहा, मैं समझता हूं कि यूरोप की तरह की शासन पद्धति की आकांक्षा रखना कदापि राजद्रोह नहीं है। हमारी मात्र यही आकांक्षा है कि शासन का आधार अधिक व्यापक हो और उसमें देशवासियों को समुचित तथा न्यायपूर्ण भाग मिले। 1890 अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह माना गया कि देश के 95% उत्तरदायित्वपूर्ण उच्च पदों पर यूरोपियन का एकाधिकार है। फलतः वे भारत के प्रति उसके हित में नहीं सोचते हैं। उनका सारा सोच तथा कार्य पक्ष इस बात में सन्निहित है कि ब्रिटिश शासन की नींव को और गहरा किया जाए। अतः उदारवादियों ने कॉमन सभा ब्रिटिश संसद का निम्न सदन के 2 जून 1893 के उस प्रस्ताव को लागू करने की मांग की जिसके द्वारा भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन साथ साथ किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा उदारवादियों ने भारतीय सेवाओं के पुनर्गठन की मांग की। उन्होंने ये मांग भी रखी कि न्यायिक कार्य केवल उन्हीं लोगों को सौंपा जाना चाहिए जिनका व्यवसाय कानून हो अथवा जो कानूनों के विशेषज्ञ हों। नेक्स्ट पॉइंट 5th, धन निष्कासन रोका जाए। अंग्रेज भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहते थे ताकि भारत का आर्थिक शोषण किया जा सके। उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार की इस नीति औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का जोरदार विरोध किया और दादा भाई नौरोजी ने भारत में व्याप्त निर्धनता के लिए आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक ग्रंथ में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बृहत व्याख्या की। उन्होंने भारत की निर्धनता के लिए अन्य विचारकों एवं आलोचकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को, जिनमें भारत की निर्धनता के लिए भारत की बढ़ती हुई आबादी को दोषी ठहराया था, अमान्य सिद्ध किया। भारत की निर्धनता के लिए उन्होंने भारत की बढ़ती आबादी के स्थान पर अंग्रेजों की क्रूर आर्थिक शोषण नीति को उत्तरदायी ठहराया। अपने निर्गमन सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत से पूंजी किस तरह से निर्यात की जाती है। जो धन भारत में से निष्कासित हो जाता है उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उल्टे वही निष्कासित धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित अधिक धन निष्कासित करना पड़ता था। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि भारतीयों पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया। अतः उदारवादियों ने मांग की कि देश का उत्पादन देश में ही रहना चाहिए तथा भारत से धन निष्कासन को रोका जाना चाहिए। 6th, अगली डिमांड उनकी थी भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाए। उदारवादियों का मानना था कि भारत के तीव्र औद्योगिकरण में निम्न बाधाएं हैं: स्वदेशी उद्योगों का ह्रास, पूंजी की कमी, तकनीकी शिक्षा का अभाव, भारतीयों में उद्यमों की भावना की उपेक्षा और मुक्त व्यापार की नीति। उदारवादियों ने इन बाधाओं को दूर करने, भारतीय उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने की मांग रखी। सरकारी सहायता के बिना भारत का औद्योगिक विकास संभव न था और बिना औद्योगिक विकास के आर्थिक समृद्धि की कल्पना किया जाना निरर्थक था। महादेव गोविंद रानाडे और दादा भाई नौरोजी दोनों के ही इस मुद्दे पर विचार अलग अलग थे। नौरोजी ने कहा कि भारत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का वास्तविक कारण भारत के घरेलू उद्योग धंधों का ह्रास तथा भारत की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। नवीन उद्योगों की स्थापना तथा औद्योगिकरण की मात्रा में वृद्धि, ये 2 मार्ग थे जिन पर चलकर भारत की निर्धनता दूर की जा सकती है। रानाडे का यह मानना था कि अंग्रेजी शासन की विरोधी नीति उसके मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक भारत के उद्योगों का उचित संरक्षण एवं संवर्धन नहीं होगा तब तक भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो पाएगा।
उन्होंने बम्बई के कपड़ा उद्योग, बंगाल के जूट उद्योग, आसाम का चाय उद्योग तथा मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत के कोयला एवं लौह उद्योगों को बढ़ाने का आवश्यकता पर जोर दिया। वे तत्कालीन फैक्ट्री नियमों का उत्पादन घटाने तथा उत्पादन मूल्य बढ़ाने वाले मानते थे। बनर्जी ने लक्षायर के सूती कपड़ा उद्योगपतियों को भारत के सूती वस्त्र उद्योगों को शिथिल करने का दोषी भी ठहराया। यही कारण है कि उदारवादी भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरकारी संरक्षण की मांग करने लगे थे। नेक्स्ट मांग है इनकी 7th पॉइंट, श्रमिकों की दशा सुधारने की मांग। उदारवादी नेताओं ने समय समय पर श्रमिकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए, उनकी स्थिति को सुधारने की मांग की, परंतु इस विषय में उन्होंने अधिक रुचि या उत्साह नहीं दिखाया। रन्ना डे, दादा भाई नौरोजी, जीवी जोशी, आरसी दत्त जैसे नेताओं ने भी श्रमिकों के प्रति कोई विशेष सहानुभूति प्रकट नहीं की। कांग्रेस के अधिवेशनों में श्रमिकों से संबंधित प्रस्ताव पारित नहीं किए गए, जबकि इस युग में भारतीय श्रमिकों की दशा काफी शोचनीय थी। यह काम आगे चलकर लाला लाजपत राय ने किया था। अगला पॉइंट है 8वां, कृषि एवं कृषकों की दशा सुधारने की मांग किया जाना। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कृषि एवं कृषक दोनों की दशा बड़ी दयनीय होती जा रही थी, अतः उदारवादियों का इस तरफ ध्यान गया और उनका मानना था कि कठोरता पूर्वक किया गया कर निर्धारण और कर की ऊंची दर के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः उन्होंने सरकार से भूमि कर से कमी करने तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए पुराने ऋणों से मुक्ति दिलवाने की मांग की। उन्होंने भूमि संबंधी ढांचे में भी परिवर्तन की मांग की। उन्होंने जमींदारों के अधिकारों में कमी करने तथा किसानों को स्वतंत्रता एवं उन्मुक्त बनाने का सुझाव दिया, ताकि किसान अपनी जमीन पर जी तोड़ परिश्रम करके उत्पादन को बढ़ा सके। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि जमीन बंदोबस्त के बदलते रहने से आम जनता बेहद परेशान और क्षुब्ध है, अतः प्रांतीय कांग्रेस समितियां इस समस्या का अध्ययन करें और सुझावों सहित अपनी रिपोर्ट आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत करें। इस प्रकार कांग्रेस के मंच से कृषि और कृषकों के से संबंधित समस्याओं को उठाया गया और उनकी स्थिति को सुधारने की मांग रखी गई। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के द्वारा इन सभी मांगों के अलावा भी कई अन्य मांगे भी रखी गई, जिनमें था सिंचाई की उचित व्यवस्था, कृषि बैंकों की स्थापना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, भारत में सैनिक कॉलेजों की स्थापना, प्रिवी काउंसिल में भारतीयों को प्रतिनिधित्व, पुलिस व्यवस्था में सुधार, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा आदि के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आदि लोगों ने शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं का जोरदार ढंग से उठाया। बैनर्जी का मानना था कि भारत की निर्धनता रोजगार के नए तरीकों के प्रयोग से और अधिक रोजगार प्रदान करने से दूर हो सकती थी। बैनर्जी ने कहा था, हमारी मांगों का प्रमुख लक्ष्य, जिसे एक वाक्य में भारत में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना कहा जा सकता है।